हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज का लेक्चर रहेगा हमारा 22 सितंबर शिफ्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी एंड हमें इसमें करना क्या है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 प्लस में 1 माइनस का 2√5 एंड ये वैल्यू है। लेट से मैं क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लेता हूँ एंड माइनस का 2√5। तो ये दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखो, वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो कभी भी सीआई की बात होती है ना, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल एंड अमाउंट इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। और वो किसके यूज़ से करते हैं, तो वो जो हमारे पास रेट होती है ना उसको यूज़ करते हैं इसमें। तो 10% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये होगा 1/10। इसका मतलब लेट से एक ईयर के लिए 10 मेरे प्रिंसिपल है ना, तो उस केस में जो अमाउंट होगा ना वो कितना होगा 11। तो ये तो एक साल की बात है। अब यहाँ पर पूछा किसके लिए 3 साल, तो इसका मतलब मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा एंड इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसे। तो ये होगा 1000 एंड ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1331। ठीक है, अब ये जो 1000 है ना, ये हमारे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा 25,000। तो ये कर रहा है 25,000 को रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई। अब हमें देखो फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है सी आई बताना है इसका। तो सी आई कितना होगा देखो, तो सी आई होगा मेरा, देखो 1000 से 1331 वैल्यू बन रही है मेरी। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो हो रहा है 331। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो होगी 331 इंटू में 25। तो 25 से कम 25 2, 25 थे 75, 75 और 2 77, 7 25 थे 75, 75 और 7 82। तो 8275 वैल्यू आएगी इसकी। तो 8275 मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। द डेसिमल 0.875 इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। तो हिंदी में देख सकते हो, दशमलव 0.875 को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये बताना है कि ये नंबर क्या है मेरा, ये वोल नंबर है क्या, नहीं। वोल नंबर क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर के साथ जाते हैं। तो 0 1 2 ये जितने भी 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ना, वो मेरे पास वोल नंबर होंगे। तो इस केस में देखो ये तो मेरा डेसिमल नंबर आ रहा है, तो ये नहीं होगा। थर्ड देखो, थर्ड मेरा इंटीजर होगा नहीं। अब लड़ाई चलेगी इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर के बीच में। तो इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर होता क्या है, तो डेसिमल की फॉर्म में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर देखो, ऐसा नंबर जो कि पॉइंट के बाद में है ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। ठीक है, दो चीज़ें बोली मैंने यहाँ से, ना ही टर्मिनेटिंग हो एंड ना ही मेरा रिपीटिंग हो। तो इसका मतलब इसकी रैंडम वैल्यू आएगी। कैसे देखो, 1 2 4 1 3 2 5 ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, पाई पाई को मैं लिखता हूँ 3.14 ही लिख देते हैं हम, लेकिन इसके बाद में भी ये चलता रहता है, ये एंड नहीं होता एक तरीके से। एंड यहाँ पर प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा अपना। ठीक है, अगर प्रिडिक्ट कर पाते ना तो वो हमारा रिपीटिंग हो जाता है एक तरीके से। तो वो मेरे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं सारे के सारे। बट यहाँ पर देखो, ये जो नंबर होंगे ना डेसिमल के बाद में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और वो इन्फिनिटी तक जाए, तो उस केस में वो मेरे इरेशनल होंगी। तो यहाँ पर देखो ये तो रुक गया, 3 नंबर के बाद में रुक गया, तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रेशनल नंबर हो गई। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। एन एथलीट रन्स ए 300 मीटर रेस इन 25 सेकेंड्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो एक एथलीट है, वो 300 मीटर की रेस दौड़ता है कितने टाइम के अंदर, 25 सेकंड के अंदर। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये हुआ 25 एकम 25 बचा मेरा 5 25 दूनी 50, तो 12 आया। बट ये लेकिन मीटर पर सेकंड के अंदर है, इसे मुझे किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई। तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ कितना हुआ मेरा 18 दूनी 36, 3 18 और 3 21 216। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 एंड 5 तिया 15
एंड ये हुआ मेरा 5 दूनी 10, तो 43.2 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर होगा इस केस में, तो ऑप्शन ए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 6% per annum is rupees 360, what would be the simple interest on the same sum for 5 years at 8% per annum? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या बोल रही है, एक मेरे पर्टिकुलर सम के ऊपर, लेट्स से वो मेरा सम पी है, उस पर एस आई कितना होगा, तो उस पर एस आई है मेरा 360। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर, आर कितना है मेरा 6%, एंड यहाँ पर देखो टी कितना है मेरा, वो है 3 साल। तो यहाँ से मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो पी की वैल्यू होगी यहाँ से, सोल्व नहीं करूँगा इसे, कर ही लेते हैं चलो, 36 18 18 36, तो 20, इसका मतलब 2000 रुपये आया पी मेरा। अब इसी पी के ऊपर मुझे ऐसा ही निकालना है 5 ईयर के लिए 8% की रेट से, तो ये हुआ 2000 इंटू में 5 इंटू में 8/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 5 40, 40 दूनी 80, तो 80 एंड 1 जीरो और, तो 800 मेरा क्या आएगा यहाँ पर, 800 मेरा इंटरेस्ट आएगा 5 ईयर के लिए एंड 8% की रेट पे, तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ए पिरामिड इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए क्यूब विद एज 12 सेंटीमीटर शेयरिंग द बेस एंड अपेक्स एट द सेंटर ऑफ द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो चलो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो इसने क्या बोला, मेरे पास एक क्यूब गिवन है, तो एक क्यूब फॉर्म करते हैं। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से क्यूब होगा एंड एक पिरामिड है मेरे पास। पिरामिड का जो मेरे को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गिवन है ना, वो क्या है, देखो ये नीचे वाला जो बेस है ना, बेस सरफेस, ये पिरामिड इसको शेयर करेगा, मतलब इसी के ऊपर इसका बेस आएगा एंड ये ऊपर जाएगा इस तरीके से कि इसका जो मिड पॉइंट है ना, वो इन सभी को मीट करेगा। तो ये इस तरीके से मेरा एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा पिरामिड है ना, ये पिरामिड हमेशा 1/3 होता है, किसका, प्रिज्म का 1/3 होता है। 1/3 किस टर्म में, ये वॉल्यूम की टर्म्स में होता है, ये वॉल्यूम एंड ये वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम होगा ना पिरामिड का वॉल्यूम, ये होगा 1/3 किसका, इस क्यूब के वॉल्यूम का। तो बस 1/3 इंटू में क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो ए क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये हुआ 6 नहीं 4 हुआ। ये 144 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 1 17, 1 4 1 5, तो 576 मेरा क्या आएगा यहाँ पर, इसका वॉल्यूम आएगा, किसका, पिरामिड का, 576, मतलब ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 7th प्रॉब्लम देखते हैं। तो ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो 4:5:6, द टाइम रेशियो इज 3:2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मेरे पास 3 पर्सन है, ए बी एंड सी, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो वो है 4:5:6, एंड उनके टाइम का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट के टाइम का, तो वो है 3:2:1। तो यहाँ से सिंपली जो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आई इंटू टी, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 6, जो कट रहा है वो काट लेते हैं। तो देखो 2 से जा रहा है मेरा, तो 6, ये 5, ये 3, तो 6:5:3, मतलब ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ये मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इन तीनों का। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। तो ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 600 स्क्वायर मीटर्स इफ इट्स लेंथ वर इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर एंड इट्स विड्थ डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, द एरिया ऑफ द फील्ड वुड रिमेन द सेम, फाइंड द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मेरे पास, तो उसका मेरे पास एरिया गिवन है कितना, 600 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब लेट्स से उसकी लेंथ एल है एंड विड्थ उसकी डब्ल्यू है, तो इस केस में किसके इक्वल हो गई, 600 के इक्वल होगा। एंड ये सेम जो मेरे पास एरिया है ना, ये किसके इक्वल होगा, जब हम लेंथ के अंदर 10 ऐड कर दें, तो लेंथ के अंदर 10 ऐड कर देते हैं, एंड जो मेरी विड्थ है उसके अंदर 2 से डिक्रीज कर दें, तो ये भी मेरे को क्या देगा, सेम एरिया देगा जो पहले के केस में दे रहा था, ठीक है।
अब या तो इसको मैं इक्वेशन बना के सोल्व कर लूँ, ठीक है, नहीं तो ये देखो ऑप्शन के अंदर से जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन में इसने लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू गिवन है तो उनको डायरेक्ट क्यों ना यूज़ कर लूँ मैं, ठीक है। तो करते हैं इसे। तो पहले वाले को उठाते हैं, तो 60 एंड 10, तो ये 600 तो आ रहा है। हमें सेकंड वाली चीज़ यहाँ पर टर्म यहाँ पर मैच करनी है। तो 600 के अंदर 10 ऐड करूँगा तो 70, एंड 10 के अंदर 2 माइनस करूँगा तो 8, 8 7 56, मतलब 560 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। 40 इसके अंदर है, तो 40 प्लस 10 मतलब 50, एंड इसके अंदर 2 माइनस करूँगा तो 13, 13 5 65, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। आप जल्दी से कर सकते हो, मुझे तो समझाना है इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो 50 में 10 ऐड करूँगा 60, एंड इसके अंदर 2 माइनस करूँगा तो 10, तो ये वैल्यू कितनी आई? तो ये वैल्यू देखो, ये मेरी 600 आ रही है, ठीक है। तो ये 600 आ रही है, एंड एल इंटू विड्थ भी कितनी आ रही है? इस 50 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 पंजू 60, तो ये भी आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 9th प्रॉब्लम देखते हैं। सो ए गार्डन इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, ईच साइड 20 मीटर, इफ 5% ऑफ इट इज ऑक्यूपाइड बाय ए सर्कुलर फाउंटेन, फाइंड द रिमेनिंग एरिया। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो इसने बोला क्या है, मेरे पास एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, तो उसकी साइड गिवन है कितनी? एक 20 मीटर गिवन है। तो ये हेक्सागोन की साइड कितनी है? 20 मीटर। अब इसने बोला है कि इसमें से 5% एरिया तो यूज़ हो गया, वो किसी में भी यूज़ हुआ हो, इसके केस में सर्कुलर फाउंटेन बनाने में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एरिया बचा है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बस जो मेरा एरिया होता है हेक्सागोन का, वो कितना होता है? तो होता है 3√3/2 ए स्क्वायर मतलब 20 × 20। अब ये जो एरिया है ना, इसका 5% यूज़ हो गया, तो बचा कितना? तो बचा मेरा 95%। तो 95% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसे सोल्व करना है हमें। तो देखो 2 0 से 2 0 गई, 1 2 से 1 2 गया, तो ऊपर वैल्यू हुई मेरी 3 × में 95, एंड ये जो मेरा √3 है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है √3 की 1.732, ये याद कर लेना। एंड √2 की भी बता देता हूँ, ये होता है 1.414। तो ये हुआ 1.732। तो बस देखो 5 15, 1 9 27, 1 28, तो 285 को मुझे 1.732 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। तो 1.732 इसको 285 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10, 1 15 1 16, 1 35 1 36, 3 5 3 8, इंटू में यह 8 दूनी 16, 1 8 24 1 25, 2 8 7 56 58, 5 8 5 13, फिर ये आया। फिर देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 4 1 3, तो ये वैल्यू आएगी 0 12 का 1 1 12 और 4 16, 1 16 1 17 17 और 6 17 6 23, 2 7 और 2 9, ये हुआ 4। तो ये वैल्यू है मेरी। अब देखो यहाँ पर पॉइंट छोड़ के 3 में यहाँ पर मतलब 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पर 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा था मेरा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा मेरा? तो आएगा 493.620। यहाँ पर देखो हमने ये 2 भी मिस कर दिया यहाँ पर, तो 2 2 एंड 2, तो ये वैल्यू आएगी 0 4 12, 1 6 1 7, फिर ये है मेरे पास 9 दूनी 18, 1 8 1 9, तो 987.240। तो 987.240 मतलब ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 10th प्रॉब्लम देखते हैं। द वेट्स ऑफ 3 फ्रेंड्स आर इन द रेशियो 7:8:9। इफ ईच गेन्स 5 kg, द न्यू रेशियो बिकम्स 12:13:14। व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द हैवीएस्ट फ्रेंड? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर गिवन क्या है? इनिशियल इसका रेशियो था 7:8:9। तो यहाँ से मैं एक्चुअल वैल्यू बना लेता हूँ इनको x से मल्टीप्लाई करके। अब इसने क्या किया, तीनों के अंदर 5 kg वेट पुट ऑन कर दिया, 5 kg। तो जो इनका रेशियो बन जाता है ना, वो क्या बनता है? 12 एंड 13 इधर 14। तो मैं क्या करता हूँ, दो नंबर्स को यहाँ पर उठा लेता हूँ एंड उनका यूज़ करके मैं x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा। फिर उसके बाद में मुझे 9x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यही मेरा आंसर होगा। तो करते हैं। तो 8x प्लस में 5 अपॉन में 7x प्लस में 5, ये हुआ 13 अपॉन में 12। तो ये कितना होगा देखो,
ये 12 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 12 अंठे 96, तो 96x प्लस में 12 पंजू 60 इक्वस टू, ये कितना हुआ 7 21 2, 13 7 91 x प्लस में 13 पंजू 65, तो ये 91 इधर आएगा तो बचेगा कितना 5x, एंड ये उधर जाएगा तो 5, तो x की वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ पर ये जो हैवीएस्ट वाला पर्सन होगा ना, इसका वेट कितना होगा 9 kg। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। A triangular field has side length in the ratio 2:3:4 and the perimeter is 72 मीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो सिंपली उसने साइड्स का रेशियो दे दिया, तो साइड्स का टोटल कितना होगा यहाँ पर, क्योंकि वही तो पेरीमीटर होगा, तो ये होगा 2 और 3 5 और 4 9, मतलब 9 यूनिट मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 72 को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8। तो यहाँ से मेरे पास 3 साइड्स आ गई, कौन कौन सी, एक आई मेरे पास 16, एक 24 एंड एक 32। तो बस ये 3 मेरे पास साइड्स हैं। अब देखो इनका मेरे पास ये जो रेशियो है ना, ये मेरा ट्रिपलेट नहीं बना रहा, तो उस केस में ये भी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हीरोइंस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, तो वो होता है H इक्वस टू अंडर रूट के अंदर S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। तो यहाँ से S क्या होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब 72 का हाफ, तो ये होगा 72 का हाफ मतलब 36, 36 दूनी 72 होता है ना, तो 36, तो ये आया मेरा 36। अब 36 में से 16 गया कितना बचा 20, एंड इंटू 36 में से 24 गया कितना बचा मेरा 12। अब 36 में से 32 गया ये कितना बचा, तो ये बचा मेरा 4, तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो ये 6 बार आ गया, एंड देखो 4 का बार आएगा 2। अब ये देखो 20 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 दूनी 24 मतलब 240। ठीक है, तो ये आएगा अंडर रूट में 240। तो यहाँ से 16 बार लूँगा ना मैं, तो 4 आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा देखो 16 एकम 16, फिर बचा मेरा 8, 16 पंजो 80 15, तो ये वैल्यू आएगी 12 चौक 48 रूट 15। अब मुझे देखो 15 के लगभग स्क्वायर रूट चाहिए मेरे को, तो देखो 16 होता है, तो 16 मैं 4 लेके देखता हूँ इसे, तो 48 इंटू में 4, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो इससे थोड़ी सी कम होगी मतलब एक्चुअल वैल्यू, तो 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, तो 192 से थोड़ा सा कम, तो 192 से थोड़ा सा कम मतलब 186, तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates 10% in the first year, 20% in the second year and 30% in the third year. If the initial value was rupees 10,000 रुपये, what is the value of the at the end of third year? So हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो एक मशीन का प्राइस है ना कम होता जा रहा है, कैसे, पहले ईयर में 10%, दूसरे में 20% एंड तीसरे में 30%। तो हमें बताना है कि 3 साल के बाद में उसका वैल्यू कितना रहेगा। तो सिंपल प्रॉब्लम आ रही है, तो 10,000 के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 10% कम करूँगा, तो 10% कम किया मैंने, तो बचा कितना, तो बचा मेरे पास 90%। फिर उसके बाद में क्या करूँगा, ये जो वैल्यू आएगी ना उसका मुझे 20% और कम करना है, तो बचा कितना 80%। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए कितना बचेगा 70%। तो इसे मेरे को सोल्व करना है, यही मेरी 3 ईयर के बाद में वैल्यू होगी। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसे। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, एंड ये जो 3 0 है ये 3 वाली नीचे कट जाएंगी, तो ऊपर बचा क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये वैल्यू देखो कितनी होगी, तो 72, 720 इंटू में 7, तो 7 दूनी 14, 1 7 49 और 1 50, तो 504 एंड 0, तो 5040 मेरी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। An electronics dealer marks an item 60% above cost and offer a festival discount of 25% plus a cashback of rupees 300 on the final selling price. If he still makes a 10% profit, what is the cost price? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने पूछा क्या है, कोस्ट प्राइस पूछा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कोस्ट प्राइस की ही वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट से उसकी वैल्यू 100 है मेरे पास। उसके बाद में क्या करता है वो 60% से अबव उसका मार्क प्राइस रख देता है। तो यहाँ से एमपी कितना होगा, तो एमपी होगा मेरा इसका 60%,
इसका 60% अप, मतलब 100 का 60% कितना होगा 60 यूनिट, तो ये वैल्यू होगी 160। उसके बाद में उसने क्या किया 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ से जो SP आएगा ना मेरा वो कितना आएगा, देखो इसमें मैंने 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो 160 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो ये हुई 40। तो 40 मैंने यहाँ से डिस्काउंट दे दिया इसका, तो 160 में 40 गया 120। अब जो मेरे पास ये जो सेलिंग प्राइस आया है ना, ये यूनिट है, ये ध्यान में रखना, ये यूनिट है, इसमें मुझे ₹300 और सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो जो मेरी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी ना, लास्ट जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो यहाँ पर गिवन है क्या, वो नहीं गिवन है। यहाँ पर उसने बोला क्या है उसकी जगह कि स्टिल वो क्या करेगा 10% प्रॉफिट कमाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो CP का 10% कमाएगा, मतलब ये 10% से ज़्यादा होगा, मतलब 100 का 10% कितना होगा 10, तो ये वैल्यू कितनी होगी 110। तो बस ये भी यूनिट के अंदर है, तो यहाँ से देखो कि 120 यूनिट की चीज़ को मैं 110 के अंदर बेच रहा हूँ, कब 300 रुपये का उसको बेनिफिट देके। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस होगा ना 10 यूनिट का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 300 रुपये को, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 300, तो वो सॉरी 30, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारा CP है उसकी वैल्यू होगी इंटू में 30, मतलब 3000। तो जो इतना सारा कुछ कर रहे थे वो हम 3000 रुपये के ऊपर कर रहे थे। ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 14th प्रॉब्लम देखते हैं। अथर कैन डू ए सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बबन एंड चेतन टुगेदर कैन डू इट। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले स्टेटमेंट से क्या आता है कि जो अथर है ना वो बबन एंड चेतन के जितना काम करता है सेम टाइम के अंदर। इफ अथर एंड बबन टुगेदर कुड डू इट इन 10 days एंड चेतन अलोन इन 50 days, तो हमें बताना है कि बबन अलोन कुड डू इट इन, तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि लेट्स से अथर की इफिशिएंसी कितने मालूम है A एंड इन दोनों की B + C, तो ये मेरे पास एक रिलेशन होगा पहला। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है कि अथर एंड बबन ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो उस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे 10 दिन के अंदर, एंड जो चेतन है वो उस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा 50 दिन के अंदर। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा, तो टोटल वर्क आएगा मेरा 50, तो ये है मेरा 5 एंड ये है मेरा 1। तो C की एफिशिएंसी कितनी है 1 एंड A + B की कितनी है 5, तो A + B की मेरे पास एफिशिएंसी है 5 एंड C की है मेरे पास कितनी 1। तो इसके अंदर मैं C की एफिशिएंसी पुट कर दूं, तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे ही मैंने C की एफिशिएंसी 1 पुट किया तो A = B, इसका मतलब A की कितनी है 2.5 एंड B की भी कितनी है 2.5, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। इसने क्या बोला कि अब हमें बताना है कि ये जो टोटल काम है ना जो हमने 50 यूनिट एज्यूम किया था ये बबन कितने दिन के अंदर कर लेगा। तो बस यहाँ से जो टाइम होगा बबन का टाइम होगा टोटल वर्क अपॉन में बबन की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 50 एंड जो बबन की एफिशिएंसी है वो कितनी है 2.5, तो यहाँ से एक 0 हटाऊंगा, ये 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50 मतलब 20, तो 20 दिन लगा देगा बबन उस काम को करने में। तो ऑप्शन A मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। A storage box is in the shape of a right rectangular prism with internal dimensions 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी लीटर्स कैन इट होल्ड। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो सिंपल प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म गिवन है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये एक क्यूबॉइड है, तो ये क्या है क्यूबॉइड है। तो बस हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो वो कितना होगा L × B × H, तो ये वैल्यू होगी 50 इंटू में 40 इंटू में 30, तो ये आएगा मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे ही मैंने ये सेंटीमीटर क्यूब देखा ना तो मुझे एक कन्वर्जन याद आ गया, यूनिट कन्वर्जन। तो वो क्या होता है देखो, तो उसके अंदर 1 लीटर के अंदर मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से पता होना चाहिए, मेन काम तो ये था इसका, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना था हमें। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये कितने लीटर बनेंगे, तो इसके लीटर बनेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा मेरा 50 इंटू में 40 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी देखो, 3 0 से 3 0 गई,
तो 5 20 20 दिया 60, तो 60 लीटर मेरा आंसर होगा इस केस में। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 16th प्रॉब्लम देखते हैं। तो ए ट्रेडर बोथ 5 वेराइटीज ऑफ राइस whose weight are in the ratio 2:3:4:5:6 and their respective prices per kg are 40 rupees, 42, 45, 48 and 50. What is the average cost per kg of the mixture? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो 5 मेरे पास वैरायटी है एंड उनकी क्वांटिटी भी गिवन है एंड यहाँ पर उनके प्राइजेस भी गिवन है। तो हमें इनका एवरेज मिला जुला के 1 kg का जो मिक्सर होगा ना उसका हमें यहाँ पर प्राइस बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? तो मिक्सर प्राइस इक्वल्स टू N1P1 प्लस में N2P2 प्लस में N3P3, ये चलता जाएगा, जितनी भी क्वांटिटी होंगी तो ये चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2 प्लस में N3 एंड ये भी चलता जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वांटिटी है तो पाँचों को उठाते हैं। तो पहले वाले का 2 kg है एंड प्राइस कितना है 40, प्लस में दूसरे वाले का 3 kg है, प्राइस कितना है 42, प्लस में 4 इंटू में 45, प्लस में 5 इंटू में कितना है 48, प्लस में 6 इंटू 50 एंड डिवाइड में क्या लाएंगे हम? इन सभी को सम कर देंगे, इन सभी की क्वांटिटी को सम कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी? देखो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, तो नीचे आएगा 20। ऊपर वाली देखते हैं, तो ये हुआ 80 प्लस में ये कितना हुआ 3 दूनी 6 एंड इधर आया मेरा 3 चौक 12 126, प्लस में 45 दूनी 90 180, प्लस में ये कितना आएगा मेरा? तो ये आएगा मेरा 240 एंड ये हुआ 300 डिवाइडेड बाय 20। तो ऐड करते हैं इसे, तो मेरा आया पहले 6, उसके बाद में 4 प्लस 8 12, 12 और 2 14, 14 8 भी तो है, 14 और 8 कितना हुआ मेरा? ये हुआ मेरा 22, तो 22 का 2 इधर आया 2, 3 और 2 5, 6 7 8 9, तो 926 अपॉन में 20। तो मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ इसे, तो 2 चौक 8 एंड इधर बचा मेरा 2 6 12, 2 तिया 6 अपॉन में 10, तो ये वैल्यू हुई मेरी 46.3। तो इतना प्राइस आएगा मेरा एक मिक्सर वाले का। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 17th प्रॉब्लम देखते हैं। एन alloy contains tin and copper in the ratio 5:3. A second alloy contains tin and copper in the ratio 3:1. What quantity of the first alloy must be mixed with the 20 kg of the second alloy to produce a new alloy with tin and copper in the ratio 4:2? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो अंडरस्टैंड करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इसने बोला क्या, एक एलोय है मेरे पास फर्स्ट वाला, उसके अंदर जो मेरे पास टिन एंड कॉपर, कॉपर को हम CU से लिखते हैं, टिन को, टिन का सिंबल बताओ आप यहाँ से, वैसे तो इसका SN होता है, ठीक है, अब मैंने बता ही दिया। तो टिन का एंड जो कॉपर है उसका रेशियो कितना गिवन है 5:3 एंड यहाँ पर जो सेकंड है क्वांटिटी या फिर सेकंड एलोय है उसके अंदर कितना है 3:1 का रेशियो। हमने इनको मिक्स कर दिया एंड मिक्स इस कैसे किया है, देखो इसका तो मैंने 20 kg लिया एंड इसका मुझे पता नहीं, ठीक है, अननोन है, इसका मुझे फाइंड आउट करना है इसलिए अननोन है। एंड जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी ना उसका रेशियो कितना होगा 4:2। तो ये वैल्यू मतलब मैं इक्विवेलेंट करके लिखूंगा तो 2:1, तो ये रेशियो आएगा रिजल्टेंट का, ये मिक्सर का। तो बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, देखो लेट्स से मैं इसको 5x मान लेता हूँ, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5x, इसकी 3x एंड ये जो सेकंड वाला है इसकी मेरे को टोटल कितनी गिवन है 20 kg। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू देखो 4 मेरा 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो ये हुआ 5 एंड ये कितना हुआ 15। तो बस करते हैं अब इसे। तो देखो इस 5x को मैं इस 15 में ऐड करूँगा डिवाइडेड बाय ये कितना है मेरा, ये है 3x प्लस में 5, तो ये रेशियो जो इक्विवेलेंट रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो 5x प्लस में 15 इक्वल्स टू 6x प्लस में 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो जैसे ही x की वैल्यू आई तो ये क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कितनी होगी, तो 5 + 3 मतलब 8x, तो 8x की वैल्यू कितनी होगी 8 × 5 मतलब 40 kg। तो 40 kg मेरी जो फर्स्ट एलॉय था ना उसकी यहाँ पर क्वांटिटी थी। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा।
18th प्रॉब्लम देखते हैं। तो साइन ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2/3 एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर, साइन को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ एंड कोस को मैं सी से, तो ये हुआ साइन स्क्वायर प्लस का 4 चौक 16 कोस स्क्वायर एंड इधर आएगा माइनस का 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 साइन कोस प्लस का ये हुआ 16 साइन स्क्वायर प्लस में 9 कोस स्क्वायर प्लस में ये भी कितना आएगा 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 साइन कोस। तो ये कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू से। अब देखो मेरा 9 साइन स्क्वायर एंड 16 साइन स्क्वायर ये कितना हुआ, तो ये हुआ 25 साइन स्क्वायर। सेम ये भी कोस स्क्वायर कितना हुआ मेरा प्लस में 25 कोस स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी देखो 25 कॉमन लूँगा तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर मेरी वैल्यू 1 होती है, तो 25 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। हमने इसकी वैल्यू ये यूज़ ही नहीं करी, ठीक है, हमारा आंसर सेकंड वाली वैल्यू से ही आ गया, मतलब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सोल्व करने पर ही हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 19th प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखो साइन ए प्लस कोस ए इक्वस टू √2 गिवन है यहाँ पर, तो हमें साइन क्यूब ऑफ ए प्लस में कोस क्यूब ऑफ ए इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा ना, वैल्यूज़ को एज्यूम करूँगा। तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 1/√2 ले लूँ एंड इसकी वैल्यू 1/√2 ले लूँ, तो इन दोनों को ऐड करूँगा ना तो ये वैल्यू मेरे को √2 देगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 1/√2 है ना ये फिक्स हो गया साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो इसका क्यूब करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 1/2√2 एंड इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2√2, तो ये वैल्यू आएगी मेरी, ऐड करूँगा तो 2/2√2, तो 2 से 2 गया तो 1/√2, तो 1/√2 इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी √2/2, तो ये वैल्यू देखो √2/2 मतलब ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आर दीज लाइन्स y इक्वस टू 2x प्लस 3 एंड y इक्वस टू माइनस का 1/2x माइनस का 1 परपेंडिकुलर, तो हमें ये बताना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर का एक केस बनता है मेरे पास, लेट्स से इसका स्लोप मेरे पास m1 है एंड इसका स्लोप मेरे पास m2 है, तो अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 अगर मेरे पास -1 आ गया ना, तो इस केस में ये दोनों लाइन्स क्या होंगी परपेंडिकुलर, तो ये केस हमें यहाँ पर देखना होता है। तो m1 निकालते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो m1 की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, हमारे पास एक यहाँ पर लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वस टू mx प्लस में c, तो ये जो m होता है ना x के साथ वाला ये मेरा क्या होता है स्लोप, बट यहाँ पर ये देखना कि जो y का कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर m1 कितना आएगा 2 एंड यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 इंटू माइनस का 1/2, तो कितना आ रहा है माइनस का 1, तो मतलब इसका मतलब ये दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 21th प्रॉब्लम देखते हैं। इफ साइन एक्स इक्वस टू कोस 5x माइनस का 60 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर देखो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके लिए एक ही कंसेप्ट होता है मेरे पास, वो क्या होता है देखो अगर मेरे पास दो एंगल गिवन है a प्लस बी एंड उन दोनों का सम 90 डिग्री है ना, तो उस केस में साइन एक्स इक्वस टू मेरा या फिर साइन ए इक्वस टू कोस बी के इक्वल होता है, ऐसे ही टेन ए मेरा कोट बी के इक्वल होता है, ऐसे ही सेक ए मेरा कोसेक बी के इक्वल होता है, ठीक है। बट हमें तो पहले वाला ही चाहिए, पहले वाली इक्वेशन ही हमें यहाँ पर यूज़ होगी। तो देखो अगर मैं इसको ए मान लूँ एंड इसको मैं बी मान लूँ, तो साइन ए इक्वस टू कोस बी हो रहा है, तो इस केस में दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो x प्लस में 5x माइनस का 60 ये कितना होना चाहिए 90, तो देखो 6x की वैल्यू कितनी आई 60 उधर जाएगा तो 150, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो 6 दूनी 12 6 पंजू 30, तो 25 डिग्री आएगी इस केस में, तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 22 देखते हैं। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द मेजर ऑफ वन एंगल इज 10 डिग्री more than the 3 times of the measure of the other angle, what is the measure of the smaller angle। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो एंगल मेरे पास गिवन है ना,
उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर इसकी जगह सप्लीमेंट्री होता तो सप्लीमेंट्री का केस होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई हमारी। उसके बाद में क्या बोलता है देखो, द मेजर ऑफ वन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर एंगल। तो लेट्स से एक एंगल मैंने ए माना यहाँ पर, तो जो ए है मेरा वो क्या होगा 10 डिग्री ज़्यादा होगा किससे 3 टाइम किसके दूसरे एंगल के मतलब बी के। तो 10 + 3b, इसका मतलब बी मेरा छोटा है किससे ए से। तो हमें यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बस चलो करते हैं। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा पहली वाले के अंदर। तो ये होगा 10 प्लस में 3b प्लस में b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से 4b की वैल्यू कितनी आई, ये आई मेरे पास 80। तो b की वैल्यू कितनी आई, तो ये आएगी 20 डिग्री। तो इसने यही पूछा था, तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। In a triangle ABC, if the angle bisectors of angle B and angle C intersect at point I and BIC equals to 110 degree, what is the measure of angle A? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो चलो फिगर फॉर्म करते हैं इसका। तो ये फिगर बनाया मैंने, ये एक ट्राइंगल गिवन है मुझे ABC। तो यहाँ से क्या बोला है इसने कि एंगल बाइसेक्टर से मैं खींच रहा हूँ, तो सभी ये खींच लेते हैं। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा तो ये हुआ, इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर देगा। एंगल बी से खींचूंगा तो ये इस दोनों पार्ट में डिवाइड कर देगा। एंगल सी से खींचूंगा तो ये इसे दो पार्ट में अंदर डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ना इन सभी का कॉमन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है, जब भी इन सेंटर बनता है ना तो ये जो एंगल बनाया है, जो एंगल, तो ये जो एंगल होता है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 90 प्लस में इससे इसके मतलब अपोजिट वाला एंगल मतलब ये ए, तो इसका हाफ a/2। ऐसे ही लेट से ये वाला एंगल निकालना होता तो ये होता मेरा 90 डिग्री प्लस में एंगल b/2। ऐसे ही लेट से ये निकालना होता तो ये होता 90 प्लस में एंगल c/2। तो बट इसने पूछा क्या है देखो, एंगल BIC गिवन है यहाँ पर 110। तो ये जो एंगल है ना BIC, ये गिवन है हमें कितनी 110। तो हमें एंगल A यहाँ पर बताना है। तो बस एंगल a/2 इक्वल्स टू कितना होगा 20। तो एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, तो 40। तो 40 डिग्री वैल्यू आएगी एंगल A की। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। तो इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। तो चलो होल स्क्वायर खोलते हैं इसका। तो ये आएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 2√6। तो 5 प्लस में 2√6 मेरा आंसर आएगा इसमें। तो 5 प्लस 2√6 मतलब ऑप्शन ए। इस सेट की लास्ट प्रॉब्लम है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो ट्राइंगल PQR के अंदर देखो ST इज पैरेलल टू QR। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा ट्राइंगल बना लिया मैंने PQR। इसके अंदर ST मेरा पैरेलल है किसके, QR के। तो ये मैंने ST बना लिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा S, ये पॉइंट होगा मेरा T। PS की वैल्यू गिवन है, मतलब ये वैल्यू गिवन है मेरी कितनी 5, और SQ की वैल्यू गिवन है कितनी, ये वैल्यू गिवन है 10। एंड यहाँ से देखो PT की वैल्यू गिवन है, ये कितनी गिवन है, तो ये गिवन है मेरी 6। तो TR की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, मतलब X मान लेते हैं इसे। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो कभी भी अगर जो मेरा बेस लाइन है ना ये, इसके पैरेलल कोई लाइंस देते हैं तो ये जो रेशियो होता है ना, रेशियो कौन सा रेशियो, ये साइड को कट करते हैं ना उसका रेशियो, मतलब PS/में, एंड ये कितना है, ये होगा मेरा SQ इक्वल्स टू इधर आएगा PT एंड नीचे आएगा TR। तो ये रेशियो मेरा इक्वल होता है। तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। तो देखो 5/10 इक्वल्स टू 6/x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो इधर डबल हो रहा है तो इसका भी डबल हो जाएगा, तो ये आएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो थैंक यू।